एक बार फिर स्वागत है आप सबका व्यूअर्स। और अब एक बार फिर मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। हमने आज कहानी कुर्सी की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री के बनारस दौरे से की थी और अभी अभी एक तस्वीर आई है, जरा वो आप देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी दोनों जरा भीड़ के बीच में चल रहे हैं, लोगों के बीच में वो चल रहे हैं। कार्यक्रम आज लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री के और उसमें दोनों लोग गए थे। तो ये तस्वीर देख करके बात करनी चाहिए हमको कि इस जोड़ी का मुकाबला क्या उत्तर प्रदेश में विरोधी कर पाएंगे। अब मोदी और योगी की जोड़ी के सामने कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो अभी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो जाएंगी और साथ में उनके अखिलेश यादव हैं। ये तीन लोग मिलकर रोकना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को। अच्छा, ये लोग पहले भी एक साथ आ चुके हैं। 2017 का चुनाव, जो यूपी का चुनाव था, उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव हाथ में हाथ डाले आपको कई बार कई सभाओं में दिखाई दिए थे। अभी मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच भी गए, थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होगा यहाँ पर। तो इसको देख करके ख्याल आया कि ये जो पावरफुल जोड़ी दिखाई दे रही है आपको, क्या इसका कोई तोड़ हो सकता है विपक्ष के पास? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि आज की इस समय में अगर कहें तो आज की राजनीति के सबसे बड़े डिलीवरी मैन हैं ये दोनों। ओके। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आज का वो एक चेहरा दिखते हैं जो कहते हैं कि हमने ये कहा, अच्छा चलो हम बताते हैं कि हमने तुमको ये कितने समय में करके दे दिया। भारतीय राजनीति में ऐसा डिलीवर करने वाला कोई नेता हुआ हो मुझे ध्यान में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि पहले के लोगों ने काम नहीं किया, सब नेता अपने अपने समय में काम करते थे, लेकिन जिस स्केल और स्पीड पर डिलीवरी ये दोनों कर रहे हैं उसका कोई जोड़ नहीं। दूसरा, ये दोनों नेता आज की तारीख में हिंदुत्व के बड़े आइकॉन हैं। यानी जब आप कहते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आंदोलन का हिस्सा रहे, उस आडवाणी जी की रथ यात्रा का हिस्सा रहे। योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उनके गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी, फिर अवैधनाथ जी, वो उस आंदोलन के पुरोधाओं में रहे, उस लड़ाई में रहे और वहां से निकल कर ये आते हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसी आशंकाएं थी, हम लोग भी ये कहते थे कि क्या भगवाधारी एक सन्यासी, एक साधु, वो जिसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं, वो ये कर पाएगा? तो आप ध्यान से देखिए, 2001 के पहले नरेंद्र मोदी को भी ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव नहीं था, वो सीधे मुख्यमंत्री बनते हैं और जिस तरह का डिलीवरी का गवर्नेंस का मॉडल उन्होंने डेवलप किया वो दिखा। वो डिलीवरी गवर्नेंस का मॉडल आज आपको उत्तर प्रदेश में दिखता है। यानी 2001 से 14 वाला जो गुजरात है वो आज आपको उत्तर प्रदेश में दिखता है। क्या ये तुलना आप कर सकते हैं? मुझे दिख रहा है, मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट था, इसलिए हम लोगों ने उसकी चर्चा उस तरह से नहीं की, लेकिन ये तो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था ही नहीं। यहां तो अगर छोटी छोटी, अगर यहां से आप गाजियाबाद से शुरू करें और गोरखपुर तक, तो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल बाहर कहीं बन जाते। जौनपुर में सतहरिया बन गया, इलाहाबाद में नैनी बन गया, गोरखपुर में विकास प्राधिकरण ने थोड़े प्लॉट काट दिए, यहां गाजियाबाद में लोहे की और दूसरी इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं था। इस समय अगर आप ध्यान से देखिए, जो पूरा बुंदेलखंड का डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो पूरा ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिसको निश्चित तौर पर मायावती के समय में बनाया, बसाया, बढ़ाया गया, कांग्रेस के समय में भले उसकी योजना सोची गई, लेकिन उसको योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बड़ी कंपनियों का हब बना रहे हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये दोनों गवर्नेंस और डिलीवरी उसके साथ हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको कोई और ऐसी चीज जोड़ने की जरूरत है। और कमाल की बात यह है, ये दो के दोनों जाति से ऊपर उठकर नेता है। इस बात को मैं फिर से कह रहा हूं, ना तो नरेंद्र मोदी की जाति ऐसी थी कि वो गुजरात में इतने लोकप्रिय नेता के तौर पर होते और फिर देश में इतने लोकप्रिय नेता के तौर पर, ना ही योगी आदित्यनाथ, खैर बाद में वो सन्यासी हो गए तो उनकी जाति चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में तो ये चर्चा होगी। योगी आदित्यनाथ की भी जाति ऐसी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं कि हम सिर्फ जाति के आधार पर इतने बड़े नेता हो जाएंगे। तो ये मोदी योगी जो मॉडल है, जो मूलतः मोदी मॉडल ही है, जिसको योगी जी ने और थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि इंप्रोवाइजेशन कर दिया, वैल्यू एडिशन सर्विसेज डाल दी, वो सब करके दिखते हैं तो ज्यादा मजबूत दिखते हैं। योगी जी की बात हो रही है तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूपी में थी और उन्होंने योगी जी के लिए एक बात कही, वो बात बड़ी समझने लायक है, मतलब पते की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा ये जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये हर जिले का राउंड लगा चुके हैं कई बार। 75 जिले बहुत होते हैं, ये 75 जिलों में कई बार जा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हमने देखा जिससे आप लखनऊ में टाइम नहीं मांग सकते। मतलब ये कहने का मतलब ये कि आप ये नहीं सोच सकते कि ये लखनऊ में मुख्यमंत्री है तो लखनऊ में मिलेगा ना, नहीं, ये कहीं मिल सकते हैं आपको।
तो ये जहां होते हैं वहीं इनसे समय लेना पड़ता है, उनका ये कहना था। नहीं, उसमें एक चीज और हर सौरभ जी जोड़िए, ये हर जिले को हेडक्वार्टर मानते हैं अपना। जिस नोएडा में हम लोग हैं, उस नोएडा में अखिलेश जी ने इतना सुंदर एलिवेटेड रोड बनाया था, वो बेचारे आए ही नहीं, क्योंकि लगता था कि जो यहां आ जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। हाँ। योगी आदित्यनाथ आए भी, दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए, बार बार चले आते हैं। अरे जरा दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी की, क्योंकि टक्कर तो उन्हीं को लेनी है। अब प्रियंका जी, मैंने आपको बताया था, वो मुरादाबाद से जुड़ सकती है राहुल गांधी की यात्रा में, और अखिलेश यादव शायद आगरा से जुड़ेंगे। अब ये जो मुरादाबाद से आगरा की बेल्ट है ना, ये 6 लोकसभा सीट हैं ये यहां पर, और मुस्लिम तादाद भी अच्छी खासी है इस पूरे बेल्ट के अंदर। तो यहां पर कन्वेंसिंग के लिए प्रियंका गांधी उतरने जा रही हैं। अखिलेश तो खैर पूरे यूपी में करेंगे, लेकिन यहां से शुरू करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। वाड्रा तो हमने कहा कि एक बार सीधी जो है टक्कर जिनके बीच में, उनकी बात कर लें। देखिए, पहले भी ऐसा कुछ नहीं है कि पहले प्रियंका गांधी जो है वो चुनावों में जो है प्रचार नहीं करती थी, पहले भी उन्होंने प्रचार किया है। तो प्रियंका गांधी जो है, ये कहना कि उनके पास प्रचार का अनुभव नहीं, ये तो नहीं होगा। प्रचार का अनुभव है, वो कई रैलियों में साथ दिखी हैं, कई उन्होंने काम किए हैं। तो कोशिश ये होगी जो कांग्रेस की है कि सबसे बड़े फेसेस जो हैं कांग्रेस के, वो जो हैं इन चुनावों में उतरें। अब जो सामने टक्कर है वो बहुत बड़ी है, आपने खुद भी कहा, हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं, सामने जो टक्कर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। योगी हैं, जिन्होंने अपने आप को पॉपुलर बना लिया। देखिए, जब वो आए थे तो बहुत शक था इस बारे में कि इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में गए थे। लेकिन तब गुजरात का जब मॉडल आया था विकास का, तो क्या क्रिटिसिज्म होता था? क्रिटिसिज्म ये होता था कि गुजराती जो हैं, जो गुजराती लोग हैं, वो पहले से ही बिजनेस माइंडेड होते हैं, वो बिजनेस करना जानते हैं, इसलिए वो प्रोग्रेस होता है। अब यूपी, उत्तर प्रदेश के बारे में तो ये नहीं कहा जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह इंडस्ट्री लग रही है, जिस तरह से नए नए जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो उसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये जो काम है सिर्फ जो है योगी जी कर रहे हैं, लोग भी उसको पूरा आगे बढ़ा रहे हैं। और योगी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से काम करके दिखाया, ये सराहनीय है। 2 खबरों पर मुझे और जाना है, अगर आप समीर जी उसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो, नहीं तो फिर मैं दूसरी खबर की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, मेरा कहना है कि जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, उस समय ये भी बात चली थी कि भगवाधारी क्या उत्तर प्रदेश में सफल होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका एक प्रयोग कर चुकी थी मध्य प्रदेश में उमा भारती को लाकर। वो भी भगवाधारी थी, इससे लगा था कि वह वहाँ विकास और भगवा के साथ हिंदुत्व की बात करेगी और मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह का जो 10 साल कार्यकाल रहा था उससे बाहर निकालकर विकास में ले जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का फेल हो गया था, और उसी आधार पर यह कहा जा रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उसी तर्ज पर हिंदुत्व का और विकास का गढ़ बना पाएंगे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बेहतर निर्णय लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात में नरेंद्र मोदी को चुनना, और उत्तर प्रदेश में फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ को लेकर आने का, कि जिन्होंने एक वहां पर विकास और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार ने वहां पर एक विकास के नए आयाम स्थापित किए। अब मैं जरा अगली खबर आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था देवबंद की खबर के बारे में। देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, ये इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा सेंटर है, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह सब मिला लीजिए, सबसे बड़ा केंद्र है ये। और यहीं की आइडियोलॉजी जो है मानने वाले सब लोग आपको और देशों में भी मिलते हैं। यहाँ पर एक फतवा निकाला गया, और फतवा ये था कि गज़वाए हिंद में अगर कोई व्यक्ति शामिल होगा और मारा जाएगा तो वो शहीद कहलाएगा। ये जवाब दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती ने इस सवाल का ये जवाब दिया कि गज़वाए हिंद में अगर कोई जाओगे और मारे जाओगे तो शहीद बन जाओगे। गज़वाए हिंद का मतलब क्या? भारत पर आक्रमण, भारत पर चढ़ाई। भारत का देवबंद कह रहा है भारत में अगर तुम भारत पर चढ़ाई करोगे और मारे जाओगे तो शहीद बन जाओगे। इस पर एक्शन लिया है एनसीपीसीआर ने। एनसीपीसीआर बच्चों के राइट्स को, बच्चों को की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली एजेंसी है हमारे यहाँ, और उन्होंने कहा कि ये मदरसों के अंदर ये बात बच्चों को अगर पढ़ाई जा रही है तो ये बच्चों के राइट्स का उल्लंघन है, बच्चों के मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर आप उनको, उनके मन में ये जहर बो रहे हैं, अगर आप देवबंद ने क्या कहा अपनी सफाई में, इन्होंने नोटिस जारी कर दिया, अफसर अधिकारी भी चले गए देवबंद में पूछने के लिए। तो ये देवबंद ये कह रहा है कि 9 साल पुराना फतवा है, अभी का नहीं है, वेबसाइट पर पड़ा हुआ था, अब इस पर नजर पड़ गई। किसी ने पूछा था, मुफ्ती ने एक हदीस के हवाले से, एक किताब के हवाले से, उन्होंने कहा कि उस किताब में ऐसा ऐसा लिखा है। अब अगर किताब में ऐसा ऐसा लिखा है तो आप ऐसा ही तो नहीं बता देंगे ना किसी को कि आप अपने देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे, अपने देश के ऊपर ही आप आक्रमण कर देंगे तो आप जो है शहीद बन जाएंगे, या आप ऐसी चीज ऐसे का ऐसा तो नहीं बता देंगे। और अगर ऐसी हदीस है तो फिर आप उसको रोकिए, ना बताइए। आप अपने ही देश के खिलाफ आक्रमण के बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं क्या? तो देवबंद की ये सफाई जो है वो गले नहीं उतर रही है। नहीं, यही वो जगह है जहां जाकर ये लगता है कि जो जड़ मौलवी हैं,
ये जो मौलवी इस देश के मुसलमानों को इसी देश के खिलाफ बरगला रहे हैं, उन मौलवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी क्यों नहीं चाहिए? उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि ठीक है, किसी समय में कोई व्याख्या हुई होगी, किसी ने कह दिया होगा आज हमारा ये देश है, और जो बार बार वो कहते हैं कि मादरे वतन है हमारा, हमारी सरजमीन है, ये बातें बताते हुए बच्चों को आपका फतवा हो जाता है। फतवा मतलब कोई सवाल पूछे उसके जवाब में जो कहते हैं वो फतवा हुआ, अगर मौलवी कर रहा है तो। अब अगर कोई मौलवी जिसको ये उपाधि मिली हुई है वो इस तरह की तकरीर कर रहा है, वो इस तरह से लोगों के जेहन में, लोगों के दिमाग में ये बात बैठा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप भारत विरोधी एक जमात तैयार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वो जमात मुस्लिम होगी, वो मुसलमानों के बच्चे होंगे, और कल को ये जमात जब जिसको कहते हैं ना कि वो कहां तक जाएगी, तब आप कहेंगे कि देखिए मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूं, ये यहां तक सीमित नहीं है। जब आप गजवाए हिंद बोलते हैं तो उसका मतलब अगर पूरे तरह से मैं बताऊं तो भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली काफिरों यानी इस्लाम को ना मानने वाले लोगों के खिलाफ जंग और उसको जीतना। इसके आगे अगर हम गजवा की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाने वाली इस्लाम फैलाने के लिए जंग करना, जंग। और ये जब हम गजवाए हिंद बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है भारत पर जंग और उसे जीतकर भारत का इस्लामीकरण। देखिए ये जो बातें हैं ये बहुत सही नहीं है इस सोसाइटी में। अगर आप भारत में एकता चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दोनों हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहें तो इस तरह की बातें जो हैं वो जहर। अब जरा इमेजिन कीजिए, केवल सरकार ये कह दे कि ये जहां लिखा है वो किताब बैन, तो क्या रिएक्शन होगा? वही बात है, फिर इस तरह की बात आ जाएगा कि हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रहे हैं। अच्छा, अगली खबर पर बात कर लूं मैं, क्योंकि जरूरी है और क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया के ऊपर, खास तौर से तरह तरह की लोग कमेंट्स लिख रहे हैं। पूर्व राज्यपाल कश्मीर के जो थे और भी राज्यों में रहे, सत्यपाल मलिक, अब ये ऐसे तो इनको मोदी सरकार ने बनाया गवर्नर, उसके बाद लेकिन ये हो गए मोदी विरोधी, और ऐसे वैसे भी नहीं, बहुत बड़े तरह तरह की बातें इन्होंने कही। ये भी अब इन्होंने कश्मीर के जब राज्यपाल थे उसके उस टेन्योर के बारे में इन्होंने बाद में ये बताया कि मेरे पास 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर आया कि ये ठेका जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कि फलानी कंपनी को दे दो, किसी पावर प्रोजेक्ट का मामला था। तो इन्होंने लेकिन ये नहीं बताया कि वो रिश्वत का ऑफर इनको किया किसने था। अब सीबीआई के पास वो केस चला गया। अब सीबीआई सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है, और सत्यपाल मलिक खुद बीमार है, अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। तो जो बात चल रही है वो ये कि एक ऐसा आदमी जो विसल ब्लोअर है, जिसने करप्शन के खिलाफ आप बताया कि ऐसी करप्शन का मुझे ऑफर आया था, आप सीबीआई बजाय कि उन लोगों पर कार्रवाई करे जिनका वो नाम ले रहा है, उन्हीं के ठिकानों पर रेड कर रही है। देखिए, जब सत्यपाल मलिक ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें 300 करोड़ की पेशकश की गई थी, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में 2200 करोड़ का सिविल कंस्ट्रक्शन का काम का मामला था। उसके पहले ही सत्यपाल मलिक के जो मीडिया सलाहकार थे उनके ऊपर जांच हो चुकी थी, उनके सीबीआई ने उनसे पूछताछ कर चुकी थी। मुझे लग रहा है इसके अलावा जब जम्मू कश्मीर, अच्छा, ये मामला उनके बोलने से पहले से चल रहा है? पहले से चल रहा है। जब इन्होंने उसके पहले ही जम्मू कश्मीर में 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की थी कि जो यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसमें कोई भी टेंडर जारी नहीं हुआ है, और इसमें सत्यपाल मलिक ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बिना टेंडर के इसके अंदर काम दिया गया था। यह शिकायत जम्मू कश्मीर में दर्ज हुई थी, उसी आधार पर जांच चल रही है, और उसी संदर्भ में आपने क्लैरिफाई कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि सत्यपाल मलिक का इसमें कोई लेना देना नहीं था, अचानक इन पर दिया था ना, ये गवर्नर थे उस समय के, वहां पे चुनी हुई सरकार नहीं थी। वह जो 2200 करोड़ का ठेका था वह सत्यपाल मलिक के कहने पर ही दिया गया था, और उस समय वहां के कुछ लोकल ठेकेदारों ने इस बात की एफआईआर दर्ज कराई थी कि यह जो ठेका दिया गया है इसमें अनियमितता हुई है, पैसों का बाद में इसमें उन्होंने वो करप्शन वाला मामला, रिश्वत वाला एंगल जोड़ दिया। का बयान आया कि इस मामले में मुझे 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया बात मलिक साहब भी नहीं बता रहे थे, कुछ कहना आपको इस पर? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि मतलब जब ये जांच होगी तब सामने आएगा, लेकिन चोर की दाढ़ी में जैसा मामला ना हो जाए। चोर पकड़ में आने वाला है तो चोर खुद ही चोर चोर चिल्लाने लगे। तो ये जब ऐसी घटनाएं होती हैं, और कहा भी ये जाता है कि जम्मू कश्मीर में अचानक नरेंद्र मोदी को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा कि सत्यपाल मलिक को वहां से हटाया गया, इस सवाल का जवाब भी सामने आना चाहिए, और उसके पीछे इसी तरह की चर्चा है, वो तो एजेंसी की जांच में सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज कहानी कुर्सी की हमने बहुत सारी खबरों पर बात की। हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी आपसे।